हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 27 मई। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 27 मई 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप नए आए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो। चलिए हम लोग कल का क्विकली रिविजन करेंगे। पहले पूरी तरीके से ई शासित वाला पहला राज्य बन गया है केरला। गार्डन रीच से बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने अभी हाल ही में गेन्स 2023 नाम का स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया कोलकाता में। जॉर्जी गॉस्पोडिनोव, इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है टाइम शेल्टर नाम के इनके उपन्यास के लिए। और अभी माइक्रोसॉफ्ट ने ग्रामीण भारत के लिए एआई चैटबॉट जुगलबंदी लॉन्च किया है। इन्फोसिस कंपनी ने तोपाज नाम से अपनी पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सेवा शुरू कर दी है। और 2000 किलोमीटर मारक क्षमता वाली खैबर नाम की एक मिसाइल का सफलतम परीक्षण किया ईरान ने। नई संसद भवन के उद्घाटन के दौरान लोकसभा अध्यक्ष के पास एक ऐतिहासिक स्वर्ण राजदंड रखा जाएगा। इसका नाम होगा सेंगोल। और अभी 3 भारतीय शांति रक्षक सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र के डैग हैमरस्कॉल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। इनको मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। एक्सियोम स्पेस एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए AX2 मिशन लॉन्च किया गया है। भारतीय लॉन्ग जंप पर मुरली श्रीशंकर ने ग्रीस में हुए अंतर्राष्ट्रीय जंपिंग मीटिंग में गोल्ड मेडल जीत लिया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन। अब हम लोग आज की करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे और एंड में, जैसा कि आप जानते हो, रिवीजन सीरीज चलाई जा रही है तो 20-20 क्वेश्चन पर डे रिवाइज कराया जाता है आपका। इसीलिए वीडियो को आपको एंड तक देखना है। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले मैं चाहता हूं एक छोटी सी एक क्लिप देखिए। हेलो, मेरा नाम सुनील जगरवाल है। मैं जयपुर से हूँ। मेरा पहले रेलवे के अंदर सिलेक्शन हुआ था और अभी लेटेस्ट SSC JEN के अंदर भी हो गया है। इसमें सुमित सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। पहले मुझे करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा डर लगता था, लेकिन सुमित सर की जब से वीडियो देखना स्टार्ट किया है तब से मेरा जो करंट अफेयर का नॉलेज है वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। अब मुझे बहुत अच्छा लगता है करंट अफेयर देखना। इसलिए मैं सुमित सर और MJT एजुकेशन टीम का बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा। सुमित सर बहुत ही अच्छे इंसान है। वो जब भी बोलता था तो हमेशा सपोर्ट करते थे और हमेशा सपोर्ट ही किया उन्होंने। इसलिए मैं सुमित सर और MJT एजुकेशन टीम का बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा। जय हिंद। देख लिए, कहानी ये नहीं है, कहानी एक सक्सेस की नहीं है। कहानी ये है कि इनका 6 महीने पहले का आप ये मैसेज देखिए। इस मैसेज में इन्होंने लिखा है कि पूरी तरीके से ये टूट चुके थे, मतलब ये क्विट करना चाह रहे थे, ये होप छोड़ चुके थे, जो बहुत सारे स्टूडेंट के बीच में होता है। और उस टाइम पर इनको थोड़े से एक सहारे की जरूरत थी। और देखो, वो 6 महीना, बस 6 महीने के अंदर अंदर इनका 2-2 वैकेंसी क्लियर हुआ। ना सिर्फ क्लियर हुआ, एक अच्छी पोस्ट पर भी गए और सारी चीजें बदल गई। ठीक है, तो ये उस टाइम इन्होंने, देखिए, नवंबर में ये मैसेज किया था हमारे पास और उसके बाद उसका रिप्लाई भी मैंने दिया था उसी टाइम पर। तो ये मेन बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो लास्ट में आते आते टूट जाते हैं, बिल्कुल करीब रहते हैं लेकिन टूट जाते हैं। और उनको बस थोड़ा सा ऐसा सहारे और थोड़े से ऐसे मोटिवेशन की जरूरत होती है, जिसके बाद वो अपने आप को सक्सेस की तरफ ले जा सकते हैं। तो आप में से जितने भी लोग हो जो बहुत ज्यादा करीब हो, बिल्कुल टूटना मत। 1-2 नंबर से अगर रुक रहा है तो थोड़ा सा और पेशेंस बना कर रखो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक रात में सबकी सोच बदलने वाली है, एक रात में, एक रिजल्ट में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और साथ ही साथ आपको ये भी विश्वास दिलाना जरूरी है कि आप जहां पर हो, सही प्लेटफॉर्म पर हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको विश्वास के साथ जुड़ना है। मैं आपको हमेशा कहता हूं, आप कहीं से भी पढ़ो, आप एक जगह से पढ़ो, एक जगह से पढ़ो, चाहे जहां से पढ़ो, चाहे मुझसे या किसी और से, लेकिन ट्रस्ट के साथ पढ़ो, विश्वास के साथ पढ़ो और जुटे रहो। ठीक है, सबसे बड़ी बात होती है जब आपके हाथ में कोई किताब आती है तो सबसे पहली चीज होती है विश्वास की। अगर आपको उस किताब पर पहले विश्वास आ गया, उसके बाद आप पढ़ना शुरू करोगे ना, तो चीजें सारी समझ में आएंगी। और अगर नहीं विश्वास हुआ तो आप कोई सी भी किताब ले लो, आपको उसकी चीज नहीं समझ में आएगी, उसकी बात नहीं समझ में आएगी। ठीक है, तो आपको जिसकी भी बात क्लिक करती हो, जहां का भी दिखता हो, कंटेंट अच्छा लगता हो, आप वहां से पढ़िए, लेकिन पूरे विश्वास से पढ़िए। सभी लोग अच्छे पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे अब शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर एक नए वाणिज्यिक दूतावास स्थापित करने की घोषणा की है? तो PM मोदी दोस्तों ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में एक नए वाणिज्यिक दूतावास को स्थापित करने के लिए अनाउंस किए हैं। एक्चुअली में वहां पर डिमांड बहुत ज्यादा उठ रही थी। इस एरिया में, ब्रिस्बेन एरिया में, वहां पर जो भी भारतीय रहते थे, भारतीय मूल के निवासी, उनको एक दूतावास की जरूरत थी वहां पर। ठीक है,
तो ये स्थापित किया जाएगा, यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दिया है पीएम मोदी ने। आपको पता होगा कि पीएम मोदी 3 देशों की यात्रा पर थे। सबसे पहले वो गए जापान, ठीक है, हिरोशिमा में गए, वहाँ पर G7 समिट में एज ए गेस्ट इनको इनवाइट किया गया था, तो वहाँ पर इन्होंने हिस्सा लिया। फिर उसके बाद पापुआ न्यू गिनी आए और उसके बाद ये आए ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ये सब चीजें हुई। ऑस्ट्रेलिया में जाकर के एक स्टेडियम में एक जन समारोह को संबोधित किया और उसी में इन्होंने ये अनाउंसमेंट किया हुआ है। अच्छा, ब्रिस्बेन आपको याद आ रहा होगा, एक और चीज के लिए अभी नाम ये चर्चे में आया था, ब्रिस्बेन शहर। क्यों? क्योंकि 2032 का अनाउंस हुआ है कि यहीं पर ओलंपिक होगा, ठीक है ना। ओलंपिक 2032 वाला यहीं पर होने वाला है। देखिए 2020 वाला जो कि 2021 में हुआ वो टोक्यो में हुआ, 2024 वाला होगा पेरिस में फ्रांस में, 2028 वाला कहाँ पर होगा, ये लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा, और 2032 वाला होगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो फिलहाल ये चौथा वाला भारत का ये वाणिज्यिक दूतावास होगा ऑस्ट्रेलिया में, यानी ऑस्ट्रेलिया में भारत का चौथा ये स्थापित किया जाएगा। तो एरिना स्टेडियम में पीएम मोदी और एंथनी अल्बनीज जो कि वहाँ के पीएम हैं ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने यहाँ पर एक साथ समारोह में हिस्सा लिया। यहाँ पर 21,000 से ज्यादा लोग शामिल थे। आगे बढ़ते हैं। गोवा ने पर्यटन सहयोग को मजबूत करने के लिए किस राज्य के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो गोवा ने अभी हाल ही में उत्तराखंड के साथ समझौता किया है। ये दोनों राज्य चाहते हैं कि इन दोनों राज्यों के बीच में एक प्रकार से पर्यटन को बढ़ावा मिले और म्यूचुअल एक कुछ ऐसी सुविधाएं शुरू हो जाएं जिससे गोवा के जो यात्री हैं या गोवा के जो निवासी हैं वो उत्तराखंड की तरफ पर्यटन की तरफ जाने के लिए प्रेफर करें और उत्तराखंड के जो हैं वो गोवा में जाएं। कई सारी चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ों पर ध्यान दिया गया, जैसे कि फ्लाइट की सुविधाएं शुरू कर दी गई हैं, ठीक है। डायरेक्ट फ्लाइट होगी, जैसे आप मतलब हफ्ते में 3 दिन इंडिगो की फ्लाइट गोवा से देहरादून जाएगी और वापसी भी होगी, जिससे जो यहाँ के नागरिक हैं ये यहाँ तक डायरेक्टली अपना विजिट जो है वो प्लान कर सकते हैं, अपना टूर जो है प्लान कर सकते हैं। तो उत्तराखंड के सीएम जो हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये थे शामिल, और रोहन खौंटे जो कि वहाँ के स्टेशनरी मंत्री हैं वो शामिल थे। अब एक एक करके दोनों राज्यों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं और लोकेशन भी देख लेते हैं। देखो गोवा जो है ना ये यहाँ पर पड़ता है, ये कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में, और उत्तराखंड आप देखोगे यहाँ पर पड़ता है। तो उत्तराखंड भी एक टूरिज्म वाला प्लेस तो है ही। इसके अलावा और सबसे मोस्ट एडवेंचरस यहाँ पर स्थल भी घोषित किया गया था, कुछ दिन पहले की न्यूज़ है, मैंने बताया था आपको। इसके अलावा गोवा, गोवा तो आप जानते हो लोग जाते हैं घूमने बीच वगैरह पर, तो ये दोनों के बीच में ये समझौता हुआ है। गोवा की राजधानी पणजी है। सिर्फ 2 जिले हैं यहाँ पर। प्रमोद सावंत यहाँ के बीजेपी पार्टी से सीएम है, पीएस श्रीधरन पिल्लई यहाँ के गवर्नर हैं। और यहाँ पर झीलों की बात करें तो मायम झील है, नेत्रावली है और अरम्बेल स्वेट वाटर लेक है। और इसके अलावा भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य, ये बहुत पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। जिलों की संख्या 2 है, विधानसभा 40, लोकसभा में 2 सीटें, राज्यसभा में 1 सीट यहाँ से जाती है। राजकीय पशु है गौर, राजकीय पक्षी है काला, क्रम्पेट, बुलबुल। अब उत्तराखंड की बात। उत्तराखंड देखो यहाँ पर है, देहरादून और गैरसैंण इसकी 2 राजधानियां हैं। देहरादून इज द विंटर कैपिटल, गैरसैंण समर कैपिटल। यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी जी सीएम हैं और गवर्नर हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। भीमताल, नैनी झील, सप्तऋषि कुंड, नैनीताल, सातताल, माताताल, ये सभी यहाँ पर झीलें हैं, राकस ताल वगैरह। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसका नाम अब चेंज हो गया है, रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है, क्योंकि ये रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। यही भारत का पहला नेशनल पार्क है। जब ये नेशनल पार्क बना था इसका नाम था हेली नेशनल पार्क, ठीक है। हेली नेशनल पार्क 1936 में बना था और ये भारत का पहला नेशनल पार्क था। इसका बाद में नाम जिम कॉर्बेट किया गया और अब इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। राजा जी, नंदा देवी और गंगोत्री, ये कुछ और यहाँ के नेशनल पार्क हैं। मानानीति, लिपुलेख, ये 3 प्रसिद्ध दर्रे हैं, इसको आप याद रखिएगा। छपेली, छोलिया, हारुल, गढ़वाली, कजरी, ये प्रमुख लोक नृत्य हैं, ठीक है। और 13 जिले हैं यहाँ पर। 13 जिलों के साथ सन 2000 में 9 नवंबर को ये उत्तर प्रदेश से टूटा था, अलग राज्य बना था। 70 विधानसभा में सीटें हैं, लोकसभा में 5 और राज्यसभा में 3 सीटें हैं। राजकीय पशु कस्तूरी मृग, राजकीय पक्षी हिमालयी मोनल और राजकीय पुष्प ब्रह्म कमल। आगे, हाल ही में शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो वो बन गया है दोस्तों आयरलैंड। आयरलैंड ने अनाउंस किया है कि आने वाले 3 सालों में वो शराब पर, अल्कोहल पर स्वास्थ्य चेतावनी लगा देगा। जैसे सिगरेट वगैरह पर, तंबाकू वगैरह पर लगता है ना, वैसे ही अब अल्कोहल पर भी लगेगा। तो आयरलैंड ऐसा करने वाला
हेल्थ वार्निंग इशू करने वाला दुनिया का पहला देश बनेगा। लेकिन कब? अभी टाइम है, 2026 में ये बनेगा। ठीक है, अभी 3 सालों के लिए अभी और मौका दिया है जो शराब बनाने वाली कंपनियां होती हैं उनको। तो एक नई पॉलिसी को मंजूरी मिली है, वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा ये अनाउंस किया गया, स्टीफन डोनली जो कि हैं। तो ये पहला देश बनेगा। ठीक है, अच्छा आयरलैंड आया है, चलिए देखते हैं वर्ल्ड मैप में आयरलैंड है कहाँ पर। वर्ल्ड मैप में आप देखोगे ये रहा अपना प्यारा भारत, यहाँ से आपको आना है यूरोप में। यूरोप में आने के बाद आप देखिए इधर पूछ वाला देश इटली जो है, इसको ध्यान रखिएगा, ये यूरोप का भारत है। इसके अलावा आपको इधर आना है, ये यूके तो आपको दिख ही रहा है, इतना ये यूके होता है। यहीं पर आपको दिख जाएगा आयरलैंड, ये रहा आयरलैंड। ये नॉर्दर्न आयरलैंड है जो ये यूके का पार्ट होता है। ठीक है, लेकिन आयरलैंड जो है ये अलग कंट्री है। डबलिन इसकी कैपिटल है, डबलिन इसकी कैपिटल होती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और लियो वराडकर जो है इसके पीएम हैं, प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, और इसकी करेंसी आयरिश पाउंड भी होती है और यूरो भी होती है, क्योंकि ये भी यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने पीओएस टर्मिनलों के लिए डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्लेटफॉर्म सारथी लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया है अभी एक्सिस बैंक ने। पीओएस टर्मिनल के लिए डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्लेटफॉर्म है ये सारथी। पीओएस क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल, जैसे आप शॉपिंग मॉल वगैरह में जाते हो ना, तो आपके सामने एक डिवाइस रखी रहती है जब आप पेमेंट करने जाते हो फाइनली, अपना कपड़ा उपड़ा सामान वामान लेकर के, तो आपके सामने एक डिवाइस रखी रहती है जिसके थ्रू आप पेटीएम करते हो, कार्ड स्वाइप करते हो, या फिर उस पर कभी कभी क्यूआर कोड दिया रहता है या पेमेंट स्लिप दी रहती है, तो उससे आप पेमेंट करते हो। तो इस सुविधा से क्या होता है कि थोड़ा सा आसान हो जाता है, जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो इसे पीओएस डिवाइस कहते हैं, पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस। तो ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म इन्होंने शुरू किया है सारथी नाम से, जो कि इजी बना देगा पॉइंट ऑफ सेल को, ऑनबोर्डिंग को और ज़्यादा इजी बना देगा। ठीक है, तो एक्सिस बैंक ने ये शुरू किया हुआ है। ठीक है, अमूमन आपको पेटीएम वगैरह का देखने को मिलता है, और एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें बताया गया था कि पेटीएम जो है इस मामले में सबसे अग्रणी है, सबसे ज़्यादा पीओएस डिवाइस इसके पूरे इंडिया में फैले हुए हैं। तो एक्सिस बैंक ने इसे लॉन्च किया है। अभी देखो एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में हुई थी, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। अगर आपको याद हो तो भारत में जो सिटी बैंक का कारोबार था उसको एक्वायर कर लिया था एक्सिस बैंक ने। ठीक है, सिटी बैंक जो है उसने अपना रिटेल बिजनेस भारत में एक्सिस बैंक को बेच दिया था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आगे, हाल ही में इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI, इसके चेयरपर्सन कौन बनाए गए? इसके चेयरपर्सन बनाए गए दोस्तों हर्ष जैन। हर्ष जैन ये हैं ड्रीम 11 के फाउंडर, ड्रीम 11। ठीक है, ड्रीम 11 तो जानते ही होंगे, आईपीएल चल रहा है, भली भांति आप परिचित होगी इससे। तो इंडियन एंटरप्रेन्योर हैं और इनको नियुक्त किया गया है अब IAMAI का चेयरपर्सन। देखो ये समय समय पर जो बड़े बड़े एसोसिएट्स होते हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के जो सीईओज वगैरह होते हैं उनको नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर हर्ष जैन को अभी नियुक्त किया गया है अगले 2 सालों के लिए। इससे पहले गूगल इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट और कंट्री मैनेजर संजय गुप्ता थे, उनकी जगह पर अब हर्ष जैन आए हैं। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, इसके अलावा उपाध्यक्ष भी चुना गया है, या कहें वाइस चेयरपर्सन भी चुना गया है। किसे? मेक माई ट्रिप के जो को फाउंडर और ग्रुप सीईओ हैं राजेश मागो, उनको। इसके अलावा टाइम्स इंटरनेट के वाइस चेयरमैन सत्यन गजवानी को कोषाध्यक्ष चुना गया है। अच्छा, जीएस सफलता बैच आप लोग के लिए आया है। जो लोग को भी जीएस में प्रॉब्लम होती है, सारे सब्जेक्ट कवर कराए गए हैं, इसको आप बैच को ले सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, जिस पर आपको पूरा जानकारी दी जाएगी। ये बैच चल रहा है 15 मई से, 18 महीनों की वैलिडिटी होगी, 3 से 4 महीनों में ये कोर्स कवर होगा, और ई बुक भी आपको हर महीने की फ्री में दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू होगा? ये दोस्तों कोलकाता में शुरू होगा। पहला ये अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव होगा, पहला संस्करण होगा इस टाइप का, और 3 जून से 5 जून तक ये चलेगा। 5 जून को आप 5 जून बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, पर्यावरण दिवस है, तो पर्यावरण दिवस के साथ ही इसका भी समापन होगा। पहला संस्करण है, क्लाइमेट को लेकर के ये अवेयरनेस भी फैलाएंगे इसी के थ्रू। अच्छा दोस्तों, एमजीटी ऐप का नया अपडेट आया हुआ है, और इस अपडेट के बाद बिल्कुल आपका पढ़ने का तरीका बिल्कुल बदल जाने वाला है, क्योंकि इस अपडेट में एक बहुत ही खास फीचर यूज किया गया है जो मैं आपको आने वाले दिनों में बताऊंगा। ठीक है, बहुत ही एक यूनिक फीचर ऐड हुआ है। तो आप जो है एमजीटी ऐप को अपडेट कर लें,
और भी बहुत सारे छोटे-मोटे बग फिक्स किए गए हैं, जैसे लॉगिन में लोगों को प्रॉब्लम आती थी ओटीपी वगैरह की, वो सारी चीज़ें फिक्स की गई हैं। बहुत सारे नए चेंजेस आए हैं, अब और स्मूथ चलेगा, तो एप्लीकेशन को आप लोग ज़रूर अपडेट कीजिए। अगला, किस राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति की घोषणा की? तो अभी हिमाचल प्रदेश ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी की घोषणा की हुई है। यहाँ पर उनके सीएम दिख रहे हैं हिमाचल प्रदेश के, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, इन्होंने अनाउंस किया है ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी की। देखो, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी का प्रमुख केंद्र बनना चाहता है हिमाचल प्रदेश। कारण भी है इसका, क्योंकि हिमाचल प्रदेश ना एक समझ लो जियोग्राफिकली बहुत ज़्यादा एक यूनिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये प्लेस है, क्योंकि यहाँ पर ये ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ पर सूर्य की रोशनी भी बहुत ही प्रॉपर मात्रा में पहुँच पाती है, साथ ही साथ हवाएं भी मिल पाती है, क्योंकि ऊंचाई पर है तो हवाएं भी यहाँ पर अच्छी तरीके से आती है। तो इस वजह से जो रीन्यूएबल एनर्जी हैं उसके संसाधन यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से बनाए जा सकते हैं। तो इसी के तर्ज पर हिमाचल प्रदेश चाहता है कि वो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी के तहत वो पूरे के पूरे राज्य को उसका मैक्सिमम जो एनर्जी का वाला पार्ट है वो ग्रीन हाइड्रोजन से उत्पादित करे। तो इसीलिए ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लाई गई है और ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ ऑलरेडी ये साझेदारी कर चुके हैं। हिमाचल प्रदेश देखिए मैप में है कहाँ पर, ये रहा हिमाचल प्रदेश, ये देखिए हिमालय की साइड में पड़ता है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा ऊंचाई पर भी है और इसके बाद फिर हवाएं वगैरह भी यहाँ पर आकर के टकराती हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी कुल मिलाकर के बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर उत्पादित किया जा सकता है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी अभी कुछ ही महीनों पहले कांग्रेस पार्टी से यहाँ पर जीत करके आए हुए हैं, नए मुख्यमंत्री बने हैं। धर्मशाला यहाँ की कैपिटल है, शिमला भी कैपिटल है। इसके अलावा शिव प्रताप शुक्ला ये भी नए गवर्नर बने हैं, इनका भी नाम आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। झीलों की बात करें तो खजिहर झील है, परासर झील है, रेणुका झील है, चंद्रताल, सूरजताल, ये प्रमुख झीलें हैं। ग्रेट हिमालयन और पिन वैली ये दो नेशनल पार्क हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कालीछो दर्रा, कुगती दर्रा और इसके अलावा बाड़ा लाचा, रोहतांग, सिपकिला, ये 3 दर्रे और भी याद रखिए, रोहतांग, सिपकिला और बाड़ा लाचा। ठीक है, जिलों की संख्या 12 है और राज्य के पशु हिम तेंदुआ है, राज्य के पक्षी पश्चिमी ट्रोपोगोन है। आगे, COP28 अध्यक्ष की सलाहकार समिति में किस भारतीय को शामिल किया गया? तो देखो, COP28 की अध्यक्षों की सलाहकार मीटिंग हुई, कमेटी बनी और उस कमेटी में सदस्य नियुक्त किए गए। यहाँ से केवल एक भारतीय एक्स्ट्रा सदस्य नियुक्त किए गए हैं। देखो, एक तो होना ही था, एक तो मतलब शामिल ही किए जाते हैं, एक समझ लो कि देश है तो भारत है, भारत से होगा ही रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन एक और सदस्य हैं जो एक्स्ट्रा नियुक्त किए गए हैं, वो हैं मुकेश अंबानी। ठीक है, तो जो एक मेन सदस्य जो नियुक्त होती हैं, जो कि अभी हैं सुनीता नारायण जी, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट की, तो वो तो शामिल होना ही होना है। ठीक है, क्योंकि एनवायरनमेंट की समिट है, भारत से रिप्रेजेंट करेंगे भारत को वो। इनके अलावा जो कोई भारतीय हुए इकलौते, वो हुए मुकेश अंबानी, इस कमेटी में शामिल होने वाले, इस कमेटी के सदस्य बनने वाले। अब इससे पहले आगे कुछ बताऊं, आप थोड़ा सा समझ लो COP28 के बारे में। देखो, COP28 मतलब हुआ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28। 28 एक्चुअली में ये ईयर को डिसाइड करता है, इसके संस्करण को डिसाइड करता है। इस बार 28वां संस्करण होगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का। कौन सी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज? यूएन की, यूनाइटेड नेशन का जो पर्यावरण को लेकर के, या यूनाइटेड नेशन का एनवायरनमेंट को लेकर के एक फ्रेमवर्क कन्वेंशन है UNFCCC, उसी का ये कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जाता है प्रत्येक वर्ष। तो इस बार इसका 28वां संस्करण है और इस बार इसकी अध्यक्षता कर रहा है यूएई, यानी यूएई में ये समिट होने वाली है। ठीक है, और ये समिट कब होगी? ये समिट होगी 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 में, 2023 में। ठीक है, 2023 में होगा, दुबई में होगा, यूएई में होगा COP28 शिखर सम्मेलन। तो इसमें अभी सलाहकार समिति बनाई गई है और उसके सदस्य के रूप में मुकेश अंबानी को भी शामिल किया गया है। याद रखना, सुनीता नारायण तो इसमें शामिल हैं ही हैं, क्योंकि ये विज्ञान और पर्यावरण केंद्र की महानिदेशक हैं, ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी। साथ ही साथ मुकेश अंबानी इनके अलावा एकमात्र भारतीय हैं जो ये शामिल किए जा रहे हैं। अगला, जस कुमार एस पिल्लई, इनको किस बैंक का उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? इनको अभी IDBI बैंक का उप प्रबंध निदेशक यानी डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। यहाँ पर आपके सामने आर्टिकल है, IDBI बैंक अपॉइंट जय कुमार एस पिल्लई एज ए डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर। इनके पास दोस्तों केनरा बैंक में भी काम करने का अनुभव है। ये केनरा बैंक में UK संचालन में CEO का पद संभाल चुके थे। 3 साल के इनके कार्यकाल के लिए IDBI बैंक का उप प्रबंध निदेशक इनको अभी नियुक्त किया गया है।
आईडीबीआई बैंक की बात करें तो 1964 में स्थापित हुआ था, मुंबई में हेडक्वार्टर है, एमआर कुमार इसके अध्यक्ष हैं और एमडी और सीईओ हैं राकेश शर्मा। ठीक, आगे हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह जी ने कौन सा अभियान शुरू किया है? तो अभी हाल ही में इन्होंने समर्थ अभियान शुरू किया है। बेसिकली ये समर्थ अभियान अभी लखनऊ में ये लॉन्च किए हुए हैं, इसलिए चर्चे में आया है। समर्थ अभियान वैसे पहले से ही चल रहा है, 1 फरवरी से ही चल रहा है। ये 1 फरवरी से लेकर के 15 अगस्त तक चलेगा। ठीक है, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत ये शुरू किया गया था। बेसिकली इसके तहत क्या होगा कि लोगों को डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए अवेयर किया जाएगा, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में, जिससे वो डिजिटल ट्रांजैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो समर्थ अभियान जो है बेसिकली 50,000 से ज़्यादा ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। तो केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री ने अभी लखनऊ में भी इसे दोबारा से यहाँ यूपी में भी प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया। ठीक है, वैसे ये अभियान 1 फरवरी से शुरू हुआ है, याद रखिएगा, और 15 अगस्त तक चलेगा। क्लियर? तो अब ये तो थे दोस्तों 10 क्वेश्चन आज के, और आपने पढ़ा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझा, जाना। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर भी कर दिया करो। अब हम लोग चलेंगे रिवीजन की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, अगर आप ई बुक लेना चाहते हो तो लास्ट 6 मंथ की, 6 का 7 मंथ की ये ई बुक है, इसको आप ले सकते हो एमजेटी ऐप पर या फिर व्हाट्सएप करके सिंपली। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग रिवीजन करेंगे। रिवीजन करते करते हम लोग डे 11 पर पहुंच गए हैं और आज हम लोग 201 से 220 तक पढ़ेंगे। ठीक है, हाल ही में केरल राज्य सरकार ने लड़कियों को मासिक धर्म और मातृत्व अवकाश देने की अनुमति दे दी है। और अभी हाल ही में जारी ब्रांड संरक्षकता सूचकांक में ब्रांड गार्जियनशिप के इंडेक्स में मुकेश अंबानी टॉप पर हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला फितूर ये मैड्रिड स्पेन में हुआ। अच्छा, मैड्रिड स्पेन में ही दोस्तों ये इंटरनेशनल बुक फेयर होगा और 2025 में उसमें भारत को इसने एक प्रकार से गेस्ट कंट्री या फोकस कंट्री चुना है। मैड्रिड स्पेन को ही याद हो अगर आपको, तो फोकस देश चुना गया था कोलकाता बुक फेयर में, कोलकाता पुस्तक मेला में। ठीक है, पीएम मोदी पर बीबीसी द्वारा बनाई गई डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन ये अभी चर्चे में रही थी। इसको हालांकि इंडिया में बैन कर दिया गया था। किस राज्य की अरुणा मिलर? तेलंगाना राज्य की अरुणा मिलर ये अमेरिका के मैरीलैंड राज्य की पहली भारतीय अमेरिका लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गई हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के कांगेर नेशनल पार्क में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ देखा गया है। और प्रवीण शर्मा ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक नियुक्त किए गए हैं। 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव भोपाल में आयोजित किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया था अभी क्वेश्चन। ठीक है, और तमिलनाडु मार्केटाइल बैंक लिमिटेड को सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पद्मश्री से सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता प्रभाबेन शोभक चंद शाह का निधन हो गया है। इसके अलावा भारतीय नौसेना ने 2023 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर आत्मनिर्भर भारत और नारी शक्ति नाम से झांकियों का प्रदर्शन किया। भारत ने अभी मालदीव में खेल के बुनियादी ढांचों के लिए $40 मिलियन की सुविधा प्रदान किया है। और केरल में सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है केरल। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री क्रिस हिपकंस बन गए हैं। और हरीश दामोदरन, इनको अभी ब्रोक टू ब्रेक थ्रू, इसके लिए गाजा कैपिटल बिजनेस बुक पुरस्कार मिला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। इसके अलावा आईआईटी मद्रास ने स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ओएस या ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस विकसित किया है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का है विंडोज, जैसे आईओएस है एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड, वैसे ही भारत का एक होगा ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस, आईआईटी मद्रास ने बनाया है। नेशनल स्पोर्ट क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन 2023 लक्ष्मण रावत ने जीत लिया है। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर है। अभी हाल ही में मनोहर पर्रिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये सर्वश्रेष्ठ सतत ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध असमिया कवि नीलमणि फुकन जी का निधन हो गया है। नीलमणि फुकन को 2020 के लिए ज्ञानपीठ मिला था। ठीक है, इनका निधन हो गया है। तो इस प्रकार से आपने आज भी 20 क्वेश्चन पढ़ लिए और आपका हो गया 220 क्वेश्चन। ठीक है, डे 11 चल रहा है। रोजाना आप लोग 20-20 क्वेश्चन तैयार कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो अपना। तो डेली के डेली वीडियो जरूर देखने आया करो। लास्ट डे मैंने क्वेश्चन पूछा था सोनू सूद की आत्मकथा का क्या नाम है। मैंने अवेयर भी किया था कि ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा, फिर भी बहुत सारे लोग पहला ऑप्शन जल्दबाजी में लगा दिए, आई एम मसीहा। नहीं, आई एम नो मसीहा है इनकी आत्मकथा का नाम। ठीक है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का मस्कट जो है जीतू को रखा गया था। आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है टॉम ऑफ सेंड के लेखक कौन है,
इसके अलावा इसने बहुत बड़ा पुरस्कार भी जीता था पिछले साल। इसके अलावा किस राज्य ने इंटरनेट सेवा को नागरिकों का मौलिक अधिकार घोषित किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन के बारे में आपको जो भी पता होगा डिटेल में जरूर आंसर करना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।